Hello everyone. I hope all of you are very well and fine. Myself Dr. Vinay Patidar, Assistant Professor Human Physiology and Biochemistry Department of R.N. Kapoor Memorial Homeopathic Hospital and Medical College, Indore. In the webinar series today we will discuss the digestive system. In the digestive system we will see the general overview of the digestive system. That means कि general overview मतलब कि कौन कौन से बेसिक ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं और वो बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, हम आज इतना देखेंगे। बाकी पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स है उनका एक्चुअल क्या रोल है, कैसे वर्क करते हैं, उनको अलग अलग किस तरीके से समझा जा सकता है, ये हम आगे की स्लाइड्स में या फिर अगले वेबिनार में हम देखेंगे। आज हम केवल एक जनरल आइडिया जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। So what is the content of this digestive system in today's webinar? First one is definition, then digestion process, then function और stage of the digestion. कौन कौन सी stages होती है digestion में या digestion का actual function क्या है? Then functional anatomy of digestive system. उसकी functional anatomy क्या है, मतलब कि उसमें कौन कौन से organ involvement करते हैं. What is the primary digestive organ or the digestive tract? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। देन वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड नर्व सप्लाई टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आज हम इतना देखेंगे। सो डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड into nutrients which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body. This is the simple definition. Digestive system का काम क्या है? जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना और उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना, ओके, उसके न्यूट्रिएंट में ब्रेक करना, और फिर सारे न्यूट्रिएंट कहाँ पर पास होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओके, और वहां पर जाते हैं जहां पर इनकी एक्चुअल में जरूरत होती है। और we can say prepare food for use by all body cells. फूड को प्रिपेयर करना उस फॉर्म में जिस फॉर्म में बॉडी सेल्स, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं या सेल्स है, वो उनको यूटिलाइज कर सके। So what is the digestion? The chemical breakdown of complex biological molecules into their component biological molecules into their component part. इसको हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में केमिकल ब्रेकडाउन है किसका? कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए? जैसे लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए। कार्बोहाइड्रेट को जैसे हम समझा था पहले स्टार्च, फिर कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से ये स्टार्च और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ओके। तो द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसको कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को उसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सिंपल या कहे कि सिंपल कंपोनेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, ये कहलाती है प्रोसेस डाइजेशन। जैसे लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ना। So what is the digestion processes? There are mainly two digestion processes. First one is mechanical digestion process and second one is the chemical digestion process. So what is the mechanical digestion process? Change the physical form of food. जो फूड है, जो भी हमने खाया है या फिर इंजेक्शन किया है जिसका, उसका फिजिकल फॉर्म बदलना। तो कैसे बदलेगा उसका फिजिकल फॉर्म? तो बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज च्यू, मतलब चबाना, टीयर मतलब उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना उसका बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े में। देन ग्राइंड करना और छोटे टुकड़ों में उसको पीसना या फिर कैसे टीयर करना। उसके बाद मैश करना,
और उसको मिक्स करना. दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस. जैसे कि एक रोटी का बड़ा टुकड़ा है तो वो उसको छोटे छोटे और टुकड़ों में मुंह में चबा के उसको तोड़ना और उसको बारीक टुकड़ों में तोड़ना, उसमें फिर सलाइवा मिक्स करना, ओके, और बोलस का फॉर्मेशन करना. So this is called the mechanical digestion process. And what is the chemical digestion process? So chemical digestion process is changes the chemical composition of food with the aid of digestive enzyme. बहुत सारे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया. तो ये जैसे लिपिड को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, तो ये जो काम है ये किसके द्वारा होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा. और ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, हमारे स्टमक में एसिड सिक्रेट होता है, हमारे पेंक्रियास से सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का, गॉल ब्लैडर से होता है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो फूड है जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको तोड़ना. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड. कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ना, प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा अमीनो एसिड में तोड़ना, और लिपिड को लाइपेज के द्वारा तोड़ना. So digestive system are special proteins that help break up large molecule of food into very tiny molecules that can be absorbed and used by the cell in the form of nutrition. So digestive system क्या है? digestive enzyme क्या है? ये special protein होते हैं, वो ब्रेकअप करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल जो है फूड के, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि वे एब्जॉर्ब हो सके सेल के द्वारा और उसका न्यूट्रिशन के रूप में यूज कर सके. Then function और स्टेज ऑफ द डाइजेशन. कौन कौन से स्टेज रहती है डाइजेशन में, या क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के? सो 4 स्टेज रहती है बेसिक फूड प्रोसेसिंग के लिए. पहला है इंजेशन, दैट मीन्स टेकिंग इन फूड. हम जो खाना खाते हैं, जो मुंह में खाना लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंजेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, खाने को ओरल कैविटी में रखना. दिस इज द इंजेशन, टेकिंग इन फूड. सेकंड इज डाइजेशन, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट. हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि डाइजेशन 2 तरीके से होता है, पहला मैकेनिकल प्रोसेस से, दूसरा केमिकल प्रोसेस से. तो ये जो प्रोसेस है डाइजेशन कहलाती है. ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट, जो बड़े फूड पार्टिकल्स है उनको न्यूट्रिएंट या टाइनी मॉलिक्यूल्स में फाइनली कन्वर्ट करना बाय द मैकेनिकल एंड द केमिकल प्रोसेस. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, टेकिंग इन न्यूट्रिएंट बाय सेल. जब फूड ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरे तरीके से टूट जाता है, तो वो फूड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल तक जाता है और फिर उसका उपयोग हमारी सेल्स करती है. एंड लास्ट वन इज द digestion, that means removing any leftover waste. जो बचा कुचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर करना. दिस इज द digestion. सो 4 प्रोसेस हो गए यहाँ पर. पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, third one is absorption, and last one is the digestion. This is the basic function of our digestive system or stage of the digestion. What is the functional anatomy of digestive system? Functional anatomy क्या होगी digestive system की? So digestive system is made up of a gastrointestinal tract or GI tract, or we can say this is called the also alimentary canal, and accessory organ which help in the process of digestion and absorption. तो digestive system GI tract का बना हुआ रहता है और accessory organs का बना हुआ था, जो help करते हैं किस digestion में और absorption में mainly. GI tract is a tubular structure extending from the mouth up to the anus. GI tract जो है वो माउथ से लेकर के एक्सटेंड करता है एनस तक. ये पूरी एक ट्यूब है जिसका स्ट्रक्चर पूरी एक ट्यूब है. ये माउथ से लेकर के एनस तक, ये जो ट्यूब है पूरी, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में रहती है.
जहाँ पर अलग अलग इसके फंक्शन रहते हैं। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है विद ए लेंथ ऑफ द अबाउट 30 फीट और अराउंड 9 मीटर। 30 फीट तक इसकी लंबाई रहती है टोटल। इट ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ एंड, दोनों तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होती है। हम माउथ देखेंगे तो माउथ भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और एनस जो है एनस भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो इनके बीच में दोनों जो है माउथ और एनस, इन दोनों के बीच में डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जीआई ट्रैक्ट इज फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ ऑर्गन। जीआई ट्रैक्ट जो है वो दो तरीके के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे इसको हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकंड वन इज द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हम आगे देखते हैं। सो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये पूरा ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से माउथ से लेकर के कंप्लीट जो है ये ट्रैक्ट जो है एनस तक, माउथ से एनस तक, ये पूरा जीआई ट्रैक्ट या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही कंटिन्यूएशन में है, एक कंटिन्यूएशन में है। लेकिन अदर जो ऑर्गन्स है जैसे लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियास हो गया, ये इसके कंटिन्यूएशन में नहीं है, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, एक्सेसरी ऑर्गन कहा है। सो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आर द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस एक्चुअल में होती है। तो कौन कौन से पार्ट है? तो फर्स्ट वन इज द माउथ, ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द माउथ। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स एक जंक्शन पार्ट है। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो टीथ रहते हैं हमारे, ओरल कैविटी हो गई पूरी वो माउथ कहलाती है, उसमें टंग है, टीथ है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्स है वो माउथ में ओपन होती है और सलाइवा हमारे फूड में जो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो ब्रेक हुआ है उसमें सलाइवा मिक्स होता है और एक सेमी सॉलिड मास बनाता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो फेरिंग्स मिलता है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इट इज अ जंक्शन, ये एक जंक्शन, एक चौराहा है तरीके से। यहाँ पर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, दोनों ट्रैक इस फेरिंग्स एरिया में यहाँ पर आकर के मिलते हैं। ओके, देन एसोफेगस, it is an elongated tube which connect pharynx to the stomach. Then stomach, then small intestine, you can see here, and the large intestine, you can see here, this is the large intestine, and rectum and anus, it is also part of the large intestine. तो ये जो ऑर्गन है सारे, ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। What is the accessory digestive organ? So accessory digestive organ are those which help primary digestive organ in the process of digestion. एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो है जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो जैसे कि हो गया टीथ, टंग, ये एक्सेसरी हो गए क्योंकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास, ये सारे जो है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। The wall of the gastrointestinal tract. In general, wall of the GI tract is formed by 4 layers, which are formed inside out. अगर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे और हम देखेंगे तो अंदर से, जैसे कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ कौन कौन सी लेयर बनती है? तो पहला है म्यूकस लेयर, उसके बाद ऊपर की तरफ रहती है उसके सब म्यूकस लेयर, देन मस्कुलर लेयर और सीरस और फाइब्रस लेयर। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा, ये अंदर से बाहर की ओर हम जब जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर, तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप म्यूकस लेयर। ओके, म्यूकस लेयर भी 3 लेयर की बनी होती है यहाँ पर मेनली। दिस इज एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। इनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी। तो सबसे पहले जो है वो म्यूकस लेयर है, उसके बाद जो है वो है सब म्यूकस लेयर है, सब म्यूकस लेयर, उसके बाहर जो है वो है मस्कुलरिस या मसल लेयर रहती है। ओके, और उसके बाद कौन सी लेयर रहती है? सीरोसा लेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द फाइनल सीरोसा लेयर। तो मेनली ये
हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो 4 लेयर से मिलकर के बना होता है. ओके, लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जो कि शो करेगा कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ से फूड कहाँ पर होकर के जाता है. यहाँ पर देखिए आप, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है बेसिक, वो किस तरीके से होती है. Digestion begins when food is taken through the mouth, mixed with saliva, and chewed. Structures in the oral cavity work together to break food down into a small mass called a bolus. During the process of swallowing, the tongue rises to. जो हमने फूड लिया है, पहली प्रोसेस जो बताई थी वो था इंजेशन. जो फूड का इंजेशन क्या है, वो वहाँ पर माउथ में च्यू होता है, मसल कैविटी में, ओरल कैविटी में, और उससे फॉर्म होता है बोलस का. उसमें हमने देखा था टीयरिंग, च्यूइंग, उसके बाद मिक्सिंग. ओके, सो फाइनली मिक्सिंग होकर के एक बोलस का फॉर्मेशन होता है. The roof of the mouth, directing the bolus out of the oral cavity. The bolus then passes from the oropharynx to the pharynx and into the esophagus. Involuntary muscular contractions, called peristaltic waves, move the bolus down the esophagus and into the stomach. Peristaltic. जो फूड है वो फेरिंग से होकर के इसोफेगस से होके, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वहां से होकर के फाइनली जो बोलस है वो आता है स्टमक में. Waves continue the mechanical breakdown of food in the stomach. Digested food, mixed with digestive enzymes and acids secreted by the stomach, is called chyme. Enzymes in the small intestine further the chemical process. A small amount of nutrient absorption occurs in the stomach, but most absorption occurs as chyme travels through the sections of the small intestine. The walls of the small intestine are lined with structures that absorb nutrients from chyme and then pass these nutrients into the bloodstream. ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये विलाई है स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, तो यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. Some absorption continues in the large intestine. As indigestible waste moves through the structures of the large intestine, it is compacted. The elimination of indigestible waste completes the digestive process. और फाइनली एलिमिनेशन हो जाता है स्टूल का एनएस के थ्रू. सो हमने देखा कि किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और हमने 4 लेयर के बारे में बताया कि फर्स्ट वन इज म्यूकोसल लेयर, सेकंड वन इज सबम्यूकोसल लेयर, थर्ड वन इज मस्कुलरिस, एंड लास्ट वन इज द सीरोसल लेयर. सो म्यूकोसा और म्यूकस लेयर. म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. ये जो म्यूकस लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर रहती है जीआई ट्रैक्ट की. म्यूकस लेयर हैज अ 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर. जो पूरी लेयर है वो 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है. पहला है एपिथेलियल लाइनिंग, सेकंड है लेमिना प्रोपिया, एंड थर्ड वन इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा. अब यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट वन इज एपिथेलियम. आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द म्यूकोसा लेयर. सेकंड वन इज लेमिना प्रोपिया. दिस इज द बेस लाइन ऑफ द एपिथेलियम सेल और एपिथेलियल लेयर. And third one is the muscularis mucosa. So what is the epithelial lining? Epithelial lining is in contact with the content of GI tract, the inner surface of mouth, surface of tongue, inner surface of pharynx, and esophagus as stratified squamous epithelial cell. ये जो है GI tract के contact में रहती है वाली लाइन. That means the innermost line. ये बनाती है इनर सरफेस ऑफ माउथ, सरफेस ऑफ टंग, इनर सरफेस ऑफ फेरिंग्स एंड द इसोफेगस. इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है. However, mucous membrane lining the other parts such as stomach, small intestine and large intestine has columnar epithelium. जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो कॉलमनर एपिथेलियम की रहती है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है, इनका काम एब्जॉर्प्शन का नहीं रहता है, इनका काम डाइजेशन का रहता है या प्रोटेक्टिव लेयर केवल प्रोवाइड करता है. लेकिन हम देखेंगे स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन,
इसमें कॉलमनर एपिथेलियल सेल रहती है, क्योंकि ये मेनली एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। Second layer is the lamina propria. Lamina propria is formed by the connective tissue, which contain fibroblast, macrophages, lymphocyte, and eosinophil. यहाँ पर देखिएगा आप लेमिना प्रोप्रिया जो है, जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर रहती है या इनर साइड में रहती है, उसमें मेनली कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। अगर कोई इन्फेक्टिव पार्टिकल आया जीआई ट्रैक्ट में तो उसका डिस्ट्रक्शन करेगी। थर्ड वन इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा. So muscularis mucosa layer consists of a thin layer of smooth muscle fiber. It is absent in mouth and pharynx. It is present from esophagus onwards. जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है वो स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है, जो कि माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होती है, और इसोफेगस के भी 1/3 पार्ट के बाद में ही आगे कंटिन्यूएशन रहती है। अब ऐसा क्यों है? तो मस्कुलरिस म्यूकोसा स्मूथ मसल की बनी, इसका मतलब किस तरीके की हो गई है? ये हो गई है इनवॉलेंट्री टाइप, दैट मीन्स जिसका हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन माउथ में और फेरिंग्स में और 1/3 अपर 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस में हमारा कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल नहीं रहती है, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट रहती है। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर, दिस इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, स्मूथ मसल से फॉर्म होती है। Second is submucous layer. So submucous layer is also present in all part of GI tract. Submucous layer जो है वो GI tract के सभी पार्ट में रहती है except the mouth and the pharynx. केवल माउथ और फेरिंग्स को छोड़ करके। It contain loose collagen fiber, elastic fiber, reticular fiber, and few cells of connective tissue. Blood vessels, lymphatic vessels, and nerve plexus are present in this layer. Okay. So submucous layer जो है वो सेकेंड पार्ट है। थर्ड लेयर जो रहती है वो है मस्कुलर लेयर। सो मस्कुलर लेयर इन लिप्स, चीक्स एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स contain skeletal muscle fiber. The esophagus has both skeletal and smooth muscle fiber. Wall of the stomach and intestine is formed by the smooth muscle fiber. जो स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। आपको बताया कि स्मूथ मसल फाइबर जो है वो इनवॉलेंट्री टाइप की होती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्मूथ मसल फाइबर इन स्टमक आर अरेंज्ड इन 3 लेयर। पहला है इनर ऑब्लिक लेयर, सेकंड है मिडिल सर्कुलर लेयर, और थर्ड वन इज आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर। तो 3 लेयर से बनी होती है। इनर जो ऑब्लिक लेयर, ऑब्लिक में रहती है, मसल्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो ऑब्लिकली रहता है। मिडिल में है सर्कुलर रिंग की तरह रहता है मसल्स का अरेंजमेंट, और तीसरा जो है आउटर लॉन्जिट्यूडनल, लंबवत उनका लॉन्जिट्यूडनली अरेंजमेंट रहता है मसल का। Smooth muscle fiber in the intestines are arranged in 2 layer, inner circular layer and outer longitudinal layer. जो स्मूथ मसल फाइबर वो किस तरीके से रहते हैं अरेंज? सर्कुलर लेयर में इनर अंदर के तरफ जो रहते हैं वो, और आउटर कैसे रहते हैं? लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म रहते हैं। okay? देखिए दिस इज द मस्कुलरिस लेयर, जो है ये सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर है, और ये वाली जो है ये लॉन्जिट्यूडनल है, ये लंबवत प्रेजेंट रहती है, और ये सर्कल में प्रेजेंट रहती है। Orbic nerve plexus is present in between the circular and longitudinal muscle fiber. Orbic plexus जो है वो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर के बीच में रहता है। जो सर्कुलर मसल्स है और लॉन्जिट्यूडनल मसल है, इन दोनों के बीच में ऑर्बिक्स प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है। ऑर्बिक्स प्लेक्सस क्या है? ये एक नर्व इनर्वेशन है, नर्व सप्लाई है,
जो कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। Last one, fourth one is the serous or fibrous layer. The outermost layer of the wall of GI tract is either serous or fibrous in nature. Serous या fibrous तरीके की रहती है, जो outermost रहती है. The serous layer is also called serosa or serous membrane, and it is formed by the connective tissue and mesoepithelial cell. और ये connective tissue और mesoepithelial cell से बनी होती है. It covers stomach, small intestine and large intestine. ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करती है. The fibrous layer is otherwise called fibrosa and it is formed by connective tissue. It covers pharynx and esophagus. इसको फाइब्रोसा भी बोलते हैं, ये जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये फेरिंग्स और इसोफेगस को कवर करता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो कौन कौन सी बेसिकली नर्व सप्लाई रहती है? तो दो तरीके से जीआई ट्रैक्ट में नर्व सप्लाई होती है. फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक, जो कि इंटरनल जीआई ट्रैक्ट में मौजूद रहती है पूरे ट्रैक्ट में, और सेकंड है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई. तो पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई. तो फर्स्ट वन इज द ऑर्बिक प्लेक्सस, ओके, या इसको मायंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं. सेकंड है मीजनर प्लेक्सस. दूसरा जो है मीजनर प्लेक्सस होता है, या इसको सब म्यूकस प्लेक्सस भी कहते हैं. अब आप यहाँ देखेंगे, जैसा मैंने बताया था कि जो सबसे अंदर की जो लेयर है वो है म्यूकोसा लेयर. तो म्यूकोसा लेयर और मस्कुलरिस लेयर जो है, इन दोनों के बीच में रहता है सब म्यूकोसा, और इसी में क्या रहता है प्रेजेंट? मीजनर प्लेक्सस. आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड द सब म्यूकोसा और मीजनर प्लेक्सस, ओके. और मस्कुलरिस प्रोप्रिया या फिर मस्कुलर लेयर में सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडनल के बीच में ऑर्बिक प्लेक्सस प्रेजेंट है. यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा ऑर्बिक प्लेक्सस, लॉन्जिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, इन दोनों के बीच में ऑर्बिक प्लेक्सस या मायंट्रिक प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है. तो अब क्या काम है इनका, क्या फंक्शन है? तो ऑर्बिक प्लेक्सस को हम देखते हैं. पहले जो ऑर्बिक प्लेक्सस है, ये मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट को कंट्रोल में करता है. That means some nerve fiber of this plexus accelerate the movement by secreting the excitatory neurotransmitter substance like acetylcholine, serotonin and substance P. ये acetylcholine, serotonin, substance P को secrete करता है, और इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जीआई ट्रैक्ट की मूवमेंट कंट्रोल होती है कि कब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना है, कब नहीं करना है. तो ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ऑर्बिक प्लेक्सस, ये इसको कंट्रोल करता है. And what is the function of the mesonar plexus? Mesonar plexus जो बताया मैंने आपको कि मस्कुलर लेयर और सब म्यूकस लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है. जो मेजनर प्लेक्सस है वो सेक्रेटरी फंक्शन करता है जीआई ट्रैक्ट में, और सेक्रेटरी फंक्शन जो है उसका रेगुलेशन करना बेसिकली, और इसका काम ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना भी रहता है. तो ये दोनों फंक्शन है. पहला हो गया ऑर्बिक प्लेक्सस. ऑर्बिक प्लेक्सस का काम है मूवमेंट को रेगुलेट करना, और मीजनर प्लेक्सस का काम है सिक्रेशन को रेगुलेट करना. देन एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई. तो दो तरीके से नर्व सप्लाई होती है. एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो जीआई ट्रैक्ट से ना होते हुए बाहरी रूप से हमारे ब्रेन से डायरेक्ट जो नर्व रहती है आउटसाइड ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, तो वहां पर दो तरीके से कंट्रोल होता है. पहला है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू, एंड सेकंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू. हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं. पहले इस तरफ का जो पार्ट है ये है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ओके, एंड इस तरफ का जो पार्ट है ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, ओके. So sympathetic nerve fiber inhibit the movement and decrease the secretion of GI tract by secreting the neurotransmitter noradrenaline. It also causes the constriction of sphincter. जो sympathetic nerve system है
वो मूवमेंट को इनिबिट करता है या कम करता है। जैसे कि सिक्रीशन जो हो रहा है जीआई ट्रैक्ट में, ओके, अभी कैसे फॉर्म होता है हम देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के T5 से लेकर के L1 सेगमेंट तक, यहाँ से जो नर्व निकलती है, उन नर्व से 3 गैंग्लियन का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। गैंग्लियन एक्चुअल में क्या होता है कि जो नर्व जो निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, वो आगे जाके एक कंबाइन फॉर्म करती है जिसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। फिर वहां से दूसरी नर्व निकलती है। तो इसमें 3 गैंग्लियन रहते हैं मेनली। पहला जो है सिंपैथेटिक नर्व की बात कर रहे हैं तो सीलिएक गैंग्लियन, सेकंड सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन एंड थर्ड वन इज द इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। तो सीलिएक गैंग्लियन जो है वो ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को रेगुलेट करता है। सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन जो है वो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कंट्रोल करता है, और जो इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस को कंट्रोल करता है। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का इनर्वेशन इस तरीके से होता है। हम अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा मूवमेंट को और सिक्रेशन को बढ़ाएगा। द न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज एसिटाइलकोलिन, और सिंपैथेटिक में हमने देखा था नॉर एड्रेनालिन। अब आप देखिए यहाँ क्या जरूरत है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की। मान लो अगर आपने कुछ खाना खाया है, कुछ भी खाया है, तो हमारे ब्रेन में सेंसेशन जाता है, वो एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक को, और वो मूवमेंट को एक्सेलरेट करेगा ईसोफेगस की, स्टमक की, कि फूड आया है, अब सिक्रेशन स्टार्ट करिए और मूवमेंट स्टार्ट करिए, उसका डाइजेशन हमको करना है। लेकिन जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है तो सेंसेशन जाता है ब्रेन में कि हाँ अब डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई है, तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एक्टिवेट होते हैं और नॉरएड्रेनालिन का सिक्रेशन करते हैं, और वो मूवमेंट को डिक्रीज करते हैं और सिक्रेशन को भी डिक्रीज करते हैं। तो जब हम कुछ भी नहीं खाते जिस समय पे, उस समय जिस समय डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में हम देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द वेगस नर्व। वेगस नर्व के जो कंट्रोल है वो इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और सम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक वेगस नर्व का कंट्रोल रहता है। जो हमको कई बार हिचकियाँ जो आती है वो वेगस नर्व के एक्टिवेशन से आती है। वो वेगस नर्व जो हमारा डायफ्राम है उसको रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और S2 से जो स्पाइनल कार्ड में जो S2 पार्ट है, S2 से लास्ट तक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर रहते हैं, वो कंट्रोल करते हैं किसको, वो कंट्रोल करते हैं जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम का और एनस का। ये इनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जैसे डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। सो दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो हम फूड खाते हैं उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, और उसका डाइजेशन बेसिकली कैसे होता है, कैसे वो डिस्ट्रक्ट होता है, टूटता है, और फिर किन किन ट्रैक, पूरे ट्रैक के थ्रू कहाँ से कहाँ जाता है, और इस पर नर्वस सिस्टम का कैसे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट वेबिनार में हम देखेंगे कि एक्चुअली माउथ में सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, कौन कौन सी होती है, टंग का क्या फंक्शन है, उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट काम है, कैसे टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम एक एक पार्ट को एलेबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे इसको। ओके, थैंक यू सो मच।